Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start chapter 1 Challenges of Nation Building of book 2 Politics in India since Independence. So सबसे पहले हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे. एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस. कि कैसे 200 वर्ष के अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद 14 एंड 15 अगस्त को मिडनाइट में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी के साथ देश की जनता को देश के पार्टीशन का सामना करना पड़ा. फर्स्ट पीएम ऑफ फर्स्ट इंडिया हु इज़ जवाहरलाल नेहरू अड्रेस अ स्पीच एट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट नाइट. फर्स्ट पीएम जो फ्री इंडिया के फर्स्ट पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्पीच दिया था जिसका नाम ट्राइसविस डेस्टिनी था. इसको हम लोग को बुक में डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस इतना दिया हुआ है, ट्राइसविस डेस्टिनी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक. 2 गोल्स फॉर अ न्यू नेशन ऑन विच एवरी वन अग्रीड. आज़ादी की लड़ाई के समय से 2 बातों पर सबकी सहमति थी. फर्स्ट, टू रन आवर कंट्री थ्रू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा. सेकेंड, गवर्नमेंट रन फॉर द गुड ऑफ ऑल. सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी. सेकेंड टॉपिक है 3 चैलेंजेस. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास मेनली 3 तरह के चैलेंजेस थी. फर्स्ट, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट, शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड. एक ऐसा देश बनाना जो कि अखंड हो. टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना करना. टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर सम सेक्शन. एक ऐसा समाज बनाना जिसमें सभी का वेलफेयर हो, ना कि किसी एक ग्रुप का और एक रिलीजन का. फर्स्ट, शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट accommodative डाइवर्सिटी. लैंड, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन. इंडिया अपने डाइवर्सिटी को लेके एक कॉन्टिनेंट के बराबर है. यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट रिलीजन, सभी रिलीजन के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं. इन सभी को एकजुट करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने. सेकेंड चैलेंज क्या था? डेमोक्रेसी. टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी. हमारे यहाँ कौन सा डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. वी चूज़ आवर लीडर्स एंड दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अस. हम अपने लीडर को चूज़ करेंगे और वो हमारे पक्ष पे वर्क करेंगे. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने क्लास 11th में पढ़ा है. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. चैलेंज, टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर सम सेक्शन. ऐसा विकास जिससे पूरे सोसाइटी का भला हो, ना किसी एक क्लास के, यानी सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा. सामाजिक रूप से जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप थे उन लोगों को एक विशेष अधिकार दिया गया, दैट इज़ रिजर्वेशन. इन इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, इको डेवलपमेंट, पॉवर्टी इराडिक्शन, DPSP, वेलफेयर गोल्स. ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे जिसका हम लोग डिटेल में. नेक्स्ट थिंग वी विल सी इज पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन. ऑन 14th and 15th अगस्त 2 नेशंस अटेंड इंडिपेंडेंस. 14-15 अगस्त को कोई 2 देशों को आज़ादी मिली, इंडिया एंड पाकिस्तान. ब्रिटिश इंडिया के 2 टुकड़े हुए थे, 2 नेशन बने, इंडिया एंड पाकिस्तान. 2 नेशन थ्योरी. 2 नेशन थ्योरी क्या है? इट वॉज प्रबाउंडेड बाई मोहम्मद अली जिन्ना. इसको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रपोज किया गया था, जो कि लीडर ऑफ ML थे. मुस्लिम लीग. इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 but 2 पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम. इंडिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम. दैट्स वाई इट डिमांडेड टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम. इसलिए मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन का डिमांड किया गया था. उसको हम लोग 2 नेशन थ्योरी में पढ़ेंगे. इस नेशन के इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की. कांग्रेस अपोज 1940 पॉलिटिक्स. कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज किया. विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. डिसाइडेड इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान. ब्रिटिश ने इस चीज़ को 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया और इंडिया के 2 टुकड़े हुए, इंडिया एंड पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ. अब चैलेंजेस क्या आते हैं हमारे सामने? ये जो डिसीजन लिया गया था 2 नेशन थ्योरी का, डिसीजन वाज वेरी पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट. ये डिसीजन काफ़ी पेनफुल था और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल था. जो भी नागरिक कभी भारत में रह रहे थे उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो कल को भारत के नागरिक होंगे या फिर पाकिस्तान के. डिसाइडेड टू फॉलो रिलीजियस मेजॉरिटी. इंडिया के पार्टीशन का आधार
रिलीजियस मेजोरिटी को बनाया गया। मुस्लिम्स इन मेजोरिटी, जो जिस एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे वो पाकिस्तान का टेरिटरी होगा, और जिस एरिया में हिंदू मेजोरिटी में होंगे वो टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा। डिफ़िकल्टीज़ इन प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। फर्स्ट देयर वेर 2 एरिया ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन वेस्ट एंड वन इन ईस्ट। 2 एरिया ऐसा था जहाँ पे मुस्लिम्स भी मेजोरिटी में थे एंड हिंदू भी। सेकेंड, नो वे दिस 2 पार्टीशन कुड बी जॉइन, नो वे दिस 2 पार्ट्स कुड बी जॉइन। कोई भी ज़रिया नहीं था जिससे इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन किया जा सके। डिसाइडेड टू पाकिस्तान विल कॉम्प्रोमाइज़ 2 टेरिटरीज, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। यहाँ हम लोग फोटो में देख सकते हैं, ये इंडिया हो गया हमारा, ये वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, और ये एक बहुत ही लंबे इंडियन टेरिटरी से सेपरेट था। सेकेंड, नॉट ऑल मुस्लिम्स मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। मुस्लिम मेजोरिटी के काफ़ी सारे एरिया ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाने के लिए राज़ी नहीं थे। खान अब्दुल गफ़ार खान, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है उन्हें, वो 2 नेशन थ्योरी के एकदम खिलाफ थे, लेकिन उनके वॉइस को इग्नोर किया गया और ये 2 नेशन थ्योरी एक्शन में आया। द 2 मुस्लिम majority provinces Punjab and Bengal had a very large area where non-Muslims in majority। पंजाब और बंगाल में, ब्रिटिश इंडिया में जो पंजाब एंड बंगाल था उनमें मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वाले में गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे। ऐसे में इन एरिया का बंटवारा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो इस जगह पे ज़िले के स्तर पर और प्रशासनिक हल्के के आधार को किया गया, ब्यूरिफिकेशन ऑफ रीजनल लेवल एंड रिलीजियस मेजोरिटी पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। There was a problem of minorities on the both side of border. They were undesirable on their own land। भारत पार्टीशन केवल रिलीजन के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों तरफ माइनॉरिटीज़ बड़े बहुत असमंजस में थे कि उनका क्या होगा, वे कल से पाकिस्तान के सिटीज़न होंगे या भारत के। कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्टीशन जो हुआ था उसका क्या रिजल्ट आया था। ईयर 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population of human history as known। ये जो पार्टीशन हुआ था इसको प्लान नहीं किया गया था, ये सडनली हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े लेवल पे हिंसा हुआ था, लोगों के साथ अत्याचार किया गया था। किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर के दोनों तरफ काफ़ी लोग मारे गए, लोगों के साथ काफ़ी हिंसा हुआ, अत्याचार किया गया। कम्यूनल जोन्स, सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। कम्यूनल जोन्स किसको कहते हैं? वैसे एरिया जहाँ पे राइट्स हो रहे थे, जहाँ पे दंगे हो रहे थे, जैसे कि लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, इन सब सिटीज़ में काफ़ी बड़े लेवल पे दंगे हो गए थे। इंडिया का जो पार्टीशन था इसमें ये कहीं नहीं कहा गया था कि माइनॉरिटीज़ को भी डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्टीशन के पहले दोनों देशों में बंटने वाले इलाकों में हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे भड़क उठे। मुस्लिम वुड अवॉइड गोइंग इनटू एन एरिया वेयर मेनली हिंदू एंड सिख्स लिव्ड, वाइस वर्सा। पश्चिम पंजाब में रहने वाले माइनॉरिटीज़ नन मुस्लिम लोगों को अपने घर बार, ज़मीन जायदाद छोड़ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इनटू दिस टॉपिक इज़ फोर्स टू लीव देयर होम। फर्स्ट, सिक्योर टेम्प्रोरी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप। लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ रहा था और रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा था। कई जगहों पे रिफ्यूजी कैंप लगाए गए थे जिसमें लोग आ रहे थे, क्योंकि अगर पार्टीशन के बाद वो जा रहे हैं, इंडिया के लोग पाकिस्तान में जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इंडिया में आ रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ पे कोई घर बन के नहीं रखा हुआ था, क्योंकि ये सारी चीज़ें अनप्लान तरीके से हुई थी। दे ट्रैवल्ड बाई ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन। इनको जो भी ज़रिया मिल रहा था बॉर्डर को पार करने के लिए वो उससे जा रहे थे, ट्रेन से, बुलक कार्ट्स, जो भी था। कुछ लोग पैदल भी जाने लगे। दे वेर ऑफन किल्ड, अटैक्ड एंड रेप। वुमेन्स वेर अबडक्टेड ऑन बोथ साइड्स। औरतों को किडनैप किया जा रहा था, ज़बरदस्ती उनकी शादी कर दी जा रही थी, उनको उनके रिलीजन को चेंज करने के लिए फोर्स किया गया था। कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहू बेटियों को मार डाला। वुमेन वेयर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली members to preserve the family honor। separation of children from parents, कई बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। और तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती कि कैसे लोगों को अपने घर को छोड़ के जाना पड़ रहा। डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़, लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स, पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, apparatus, also financial assets and things like table, chair, musical instrument, typewriter, employee of government and railway। लोगों का तो पार्टीशन हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे नॉर्मल चीज़ें थे, डेली लाइफ में यूज़ करने की चीज़ें थे, जैसे टेबल, चेयर, टाइपराइटर, यहाँ तक पुलिस का भी बंटवारा हो गया। तो सारी चीज़ों का बंटवारा हो रहा था, यहाँ तक छोटे छोटे पेंसिल्स तक का बंटवारा। अबाउट 80 लाख पीपल माइग्रेट
80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनकी सीमा पर आना पड़ा। लगभग 80 लाख लोग माइग्रेट किए। 5 to 10 लाख पीपल किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ फिल्म मेकर्स, राइटर्स, पोइट्स ने इस पार्टीशन को डिवीज़न ऑफ हर्ट बोला है। डिपेक्ट डिवीज़न ऑफ हर्ट इन देयर नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, फिल्म एंड पोएम्स। इन्होंने अपने फिल्म्स के ज़रिए, पोएम्स, कविता के ज़रिए, शॉर्ट स्टोरी, इन सब के ज़रिए बताया है भारत का जो पार्टीशन था वो एक डिवीज़न ऑफ हर्ट का इसको टाइटल दिया गया है। आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान एक मुस्लिम नेशन बना, इंडिया सेक्युलर नेशन बना। इंडिया में अभी पार्टीशन के बाद भी 12% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन थी 1951। तो हमने सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया, आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया। इसको हमने अपने प्रियम्बल में भी इंश्राइन किया। आइडियल ऑफ सेक्युलर नेशन वॉज इंश्राइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म मीन्स हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा भी है, ट्रीट पर्सन ऑफ एनी रिलीजियस ग्रुप इक्वली। कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो उसको हम इक्वल ट्रीट करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक नज़र से देखेगी, कोई भी अनइक्वल नहीं होगा। महात्मा गांधी सेक्रीफाइस, ये जो पार्टीशन था इसमें महात्मा गांधी का जो सेक्रीफाइस सब हम लोग उसको देखेंगे। 15 अगस्त 1947 जब हमें आज़ादी मिली, गांधी जी नॉट पार्टिसिपेटेड इन सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन जो था उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं हुए थे। वो उस वक्त कोलकाता पे थे, कोलकाता में थे, ही वॉज इन कोलकाता, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे राइट्स चल रहा था पार्टीशन को लेके हिंदू और मुसलमान के बीच। तो गांधी जी वहाँ पे 24 आवर्स का फास्ट रख रहे थे। गांधी जी के वहाँ पे होने से काफ़ी सुधार आया दंगे फसाद में। दिल्ली, उसके बाद गांधी जी दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे भी इनके होने का मैजिकल इफेक्ट दिखता है। गांधी जी को लोग बहुत मानते थे जिसके वजह से दंगे रुकने लगते हैं। गांधी जी वॉज डिसलाइक्ड बाय दोज हु वांटेड इंडिया बिकम हिंदू कंट्रीज़। गांधी जी को बहुत लोगों ने नफरत करने शुरू कर दिए थे क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र बने। तो फाइनली 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को एक एक्सट्रीमिस्ट था नाथू राम विनायक गोडसे, जब गांधी जी दिल्ली में प्रेयर के लिए होते हैं तो वहाँ पे उन्हें 3 गोली लगती है और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। दस इंडेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस। गांधी जी के मरने के बाद पूरा दुनिया शोक बना रहा था, ना केवल इंडिया। तो इसके बाद गांधी जी की मृत्यु के बाद एक बहुत ही मैजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो भी दंगे थे ये सारी चीज़ें रुक जाए। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। There were 2 types of provinces in British India. आज़ादी से पहले भारत 2 भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, सेकंड प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस क्या था? डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। इस एरिया में ब्रिटिश डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, यहाँ पे ब्रिटिश की हुकूमत होती थी। एंड प्रिंसली स्टेट गवर्नड बाय इंडियन प्रिंसेस। प्रिंसली स्टेट जो था उनका इंटरनल अफेयर्स वहाँ के राजा महाराजा देखते थे और जो बाहर का जो एक्सटर्नल अफेयर था वो ब्रिटिश देखते थे। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स। आज़ादी के बाद लगभग 565 प्रिंसली स्टेट थे। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो 565 प्रिंसली स्टेट थे, अगर हर एक स्टेट जो प्रिंसली स्टेट था वो एक डिफरेंट नेशन बन जाता तो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो इन सारे प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में, मिलाने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब हम लोग देखेंगे जो प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन था उनको जो एक साथ मिलाना था उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी। ब्रिटिश जब जाने लगे, पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ख़त्म हो गया। प्रिंसली स्टेट जो भी थे अंग्रेज़ जाने लगे भारत छोड़ के, तो उन्होंने कहा कि अब भारत ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद होने जा रहा है। ऐसे में जो भी प्रिंसली स्टेट है उन्हें भी आज़ाद कर दिया जाएगा। प्रिंसली किंग्स चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भारत में शामिल हो, इंडिया में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर इंडिपेंडेंट हो जाए, वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। किंग हैड टू डिसाइड, यह फैसला किंग को करना था, इसमें जनता का कुछ भी नहीं चलना था, जनता का इसमें कोई भी डिसीजन नहीं देखा जाता। मेनी ऑफ देम ज्वाइन इंडियन यूनियन, काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट थे जो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए राज़ी हो गए और उन्होंने किया। 3 to इंडियन यूनियन एंड इंटीग्रिटी। ऐसे में देश के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे खतरा मंडरा रहा था कि अगर प्रिंसेस मना कर देते, अलग होने की मांग करते तो न जाने देश के कितने टुकड़े होते। ऐसे ही कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने किया भी। ट्रावनकोर, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। ट्रावनकोर के राजा ने सबसे पहले राज्य को आज़ाद करने को कहा। अगले ही दिन हैदराबाद का जो निज़ाम था, वहाँ के रूलर को निज़ाम बोलते हैं। और कश्मीर का हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशन में पढ़ेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ। मणिपुर के नवाब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे सरदार पटेल, जिनको हम लोग आयरन मैन भी कहते हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। वो हम लोग देखेंगे कैसे इन चारों
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार पटेल इन इंटीग्रेशन। जो सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया गया, इंटीग्रेट किया गया, उसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बारे में हम अब इसमें स्टडी करेंगे। कंट्री डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स। भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में गवर्नमेंट ने एक कठोर फैसला लिया। इसका मुस्लिम लीग ने अपोज किया। उनका कहना था कि प्रिंसली स्टेट अपनी मर्ज़ी से फैसला, उनको अपने मनमर्जी से फैसला करने के लिए छोड़ दिया जाए। सरदार पटेल इंक्लूड स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से सारी प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में शामिल किया। विल ऑफ इंटीग्रेशन पीपल टू प्रिंसली स्टेट। द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे, दे क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। वो इंडियन यूनियन के पार्ट होना चाहते थे, वो इंडियन यूनियन में शामिल होने को तैयार थे। द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। गवर्नमेंट जो थी कुछ इलाकों में ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में। वो हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल अप्रोच टू अकोमोडेट प्लुरलिटी एंड डिमांड्स ऑफ रीजन एंड कंसर्न विद इंडियन इंटीग्रिटी। विभाजन के पार्टीशन के पहले में विभिन्न इलाकों में काफ़ी सारे रीजन में सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। ऐसे में देश के क्षेत्रीय एकता और अखंडता पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे थे। ऑफ प्रिंसली स्टेट रेडी टू साइन ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए अग्री कर दिया था और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम लोग डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओनली 4 स्टेट एक्सेशन वॉज डिफिकल्ट। 4 स्टेट्स का जो रजामंदी थी वो नहीं मिल पा रही थी। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये सारे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे हैदराबाद इंडियन यूनियन में कैसे मर्ज हुआ। हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। वहाँ के जो रूलर थे उन्हें निज़ाम कहा जाता है। वहाँ के हैदराबाद के जो शासक थे उनको निज़ाम के नेम से जाना जाता है। निज़ाम वॉज नॉट रेडी टू बी इंटीग्रेटेड। निज़ाम जो थे वो इंडियन यूनियन में मिलने को तैयार नहीं थे। ही मेड एन अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 1947 टू मेंटेन द स्टेटस क्वो फॉर अ ईयर। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ नवंबर 1947 में एक स्टेटस को वारंटो साइन किया था। इसका कहने का मतलब था कि यहाँ का शासक जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बट सोसाइटी, वहाँ के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करते, इसके अगेंस्ट, निज़ाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते। उनमें पीजेंट्स एंड वुमेन। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के साथ में किसान, फार्मर्स, पीजेंट्स एंड वुमेन्स ने मिलकर निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को रोकने के लिए टू स्टॉप दिस प्रोटेस्ट अ पारामिलिट्री फोर्स ऑफ निज़ाम राजाकर्स, जिनको पारामिलिट्री फोर्स थे, जिसको राजाकर कहते हैं, वो सेंट टू रिस्पॉन्ड पीपल्स मूवमेंट। इस आंदोलन को रोकने के लिए निज़ाम ने एक पारामिलिट्री फोर्स को भेजा था। बट इसके जवाब में, इन रिस्पॉन्स टू दिस, गवर्नमेंट हैड टू इंटरफेयर अगेंस्ट राजाकर। इसके बदले में, इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट जो थी इसमें इंटरफेयर करती है। किसके अगेंस्ट? राजाकर के अगेंस्ट। और फाइनली इन सितंबर 1948 निज़ाम वॉज फोर्स टू सरेंडर। 1948 में सितंबर को निज़ाम को सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है। इस प्रकार हैदराबाद का जो रियासत था वो इंडियन यूनियन में मर्ज होता है। प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद मर्ज्ड विद द इंडियन। मणिपुर इंडियन यूनियन में कैसे मर्ज हुआ? टू मेंटेन द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर। मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्ता थी, मतलब वहाँ की जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी, उसको बनाए रखने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है महाराजा बोधचंद्र सिंह एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप हमारे साथ मिलिए, इंडियन यूनियन में मिलिए, हम आपके ऑटोनॉमी को बने रहने देंगे। द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल। वहाँ की जो जनता थी उनके दबाव के वजह से वहाँ इलेक्शन करवाया गया। एज अ रिजल्ट, इस चुनाव का जो रिजल्ट आया, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को इस्टेब्लिश किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया वेयर इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन जून 1948 बाय अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मणिपुर इंडिया का एक ऐसा पहला पार्ट है जहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाकर इलेक्शन किया गया था जून 1948 में। तो इस तरह से हैदराबाद और मणिपुर भी इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो जाता है। और एक है कश्मीर, वो हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ें। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में हम लोग देखेंगे अब जो स्टेट्स बनने थे इंडिपेंडेंट इंडिया में, उनके बाउंड्री का डिमार्केशन कैसे होना था। जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में, तब बाउंड्रीज जो थे वो ट्रेड के अकॉर्डिंग किया गया था।
और उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किया था। इंडिपेंडेंट इंडिया डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल पोलैरिटी। जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ के लोगों ने डिमांड किया कि स्टेट का जो डिमार्केशन होना है वो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल पोलैरिटी के अकॉर्डिंग होना है, जहाँ वहाँ की भाषा और संस्कृति के आधार पर करना था। द पॉलिटिकल इशू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज कंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1920 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, वहाँ पे भाषा के आधार पर राज्य को बनाने की मांग पहली बार हुई थी। कब? 1920। पार्टीशन के बाद से सारे पॉलिटिकल लीडर डर चुके थे कि अगर हम लोग कल्चर और भाषा के आधार पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो फिर वो कल को और ऑटोनॉमी मांगेंगे और सेपरेट कंट्री की डिमांड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग स्टेट डिमार्केशन पे ध्यान नहीं देंगे, अपने इकोनॉमी पे, डेवलपमेंट पे ध्यान देखेंगे। लेकिन द तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो मद्रास प्रोविंस में आते थे, उन्होंने डिमांड किया न्यू स्टेट आंध्र प्रदेश के लिए। द तेलुगु स्पीकिंग पीपल डिमांडेड दैट अ न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बी कार्व्ड आउट ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ मद्रास प्रोविंस। मद्रास प्रोविंस था, उसमें कौन कौन सा आज के डेट पे जो स्टेट है, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे मद्रास में आते थे। तेलुगु स्पीकिंग लोग जो थे, उन्होंने मांग किया कि तेलुगु भाषी इलाका को अलग करके एक नया राज्य बना दिया। लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन के दौरान वहाँ के जो कांग्रेस के नेता थे, पोटी श्री रामुलु ने लगभग 56 डेज तक फास्ट किया, भूख हड़ताल किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। पोटी श्री रामुलु, अ सीनियर कांग्रेस लीडर ड्यूरिंग द एगिटेशन, डाइड आफ्टर अबाउट 56 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक। इसके कारण गवर्नमेंट को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस तरह से आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पे बना, पहला राज्य बना। ड्यू टू दिस गवर्नमेंट हैड टू अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट नेम्ड आंध्र प्रदेश इन दिसंबर 1952। दस एपी आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और इसके बाद सारे कंट्रीज़ ने मांग करना शुरू कर दिया कि हमें भी लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे न्यू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो अब आंध्र प्रदेश तो एक स्टेट बन गया, लेकिन अब सभी लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे हमें भी स्टेट बना के दो। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया कि अभी हम अपनी इकोनॉमी पे भी ध्यान देंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए। So finally, in 1953, central government constituted 3-member SRC under chairmanship of former Supreme Court Judge Fazal Ali. 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जज थे फजल अली की अध्यक्षता में 3-member स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये कमीशन था, इसके मेजर रिकमेंडेशन थे द 3-tier स्टेट सिस्टम शुड बी अबॉलिश। थ्री लेवल पे जो स्टेट सिस्टम था उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे। Leaving only 3 UT Union Territories, Andaman, Delhi, Manipur. The rest UT should be merged with their neighboring state. सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज़ को छोड़कर, जिसमें अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर, बाकी के केंद्र शासित क्षेत्र जो भी यूनियन टेरिटरी थी अपनी नज़दीकी राज्यों में मिला दिए जाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री शुड बी द लैंग्वेज स्पोकन देयर। राज्यों का जो बॉर्डर था, स्टेट के बॉर्डर के निर्धारण वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। बाउंड्री पे जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ से उनके बॉर्डर का डिवीज़न होना था। दिस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1955 एंड ऑन इट्स बेसिस द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 was passed in the parliament and the country was divided into 14 states and 6 union territories। ये जो कमीशन था, फाइनली इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश किया और इसके आधार पे पार्लियामेंट में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसको हिंदी में बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 में। तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश किया और इसके बेसिस पे पार्लियामेंट में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट जो था 1956 वो पास हुआ और देश को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा गया। बताया गया कौन से प्रोविंस से कौन कौन से स्टेट बने। बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात न्यू स्टेट बनता है 1960 में। असम, नागालैंड बनता है 1963 में। ग्रेटर पंजाब,
पंजाब जो था बड़ा, जिसका एरिया बहुत था, उससे हरियाणा पंजाब बनता है 1966। ग्रेटर पंजाब हिमाचल प्रदेश 1966। ऐसे सारे प्रोविंसेस से स्टेट निकलते हैं, जैसे असम से फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बना। बिहार से झारखंड का डिवीज़न होता है 2000 में। एमपी, छत्तीसगढ़, एपी, तेलंगाना, बाकी सारे हैं। और यूनियन टेरिटरीज विच लेटर बिकम स्टेट्स, जो भी यूनियन टेरिटरीज थे कुछ जो बाद में स्टेट बनते हैं, वो है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा, और भी कई सारे। सो विद दिस हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने देखा, तो जैसे पहले ना हमारे बुक में आगे दिया हुआ है कि हमारे जो लीडर्स थे वो पहले घबरा रहे थे कि कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे अगर स्टेट बना दिया जाए तो फिर वो लोग और ऑटोनॉमी मांगेंगे और हमारे देश का डिवीज़न होगा। हमारे लीडर्स ने पार्टीशन को फेस किया, हमने पार्टीशन फेस किया। देन फिर जैसे जैसे करके प्रिंसली स्टेट का ऑक्शन पास हुआ। फिर उसके बाद लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे स्टेट्स बनाने से लीडर सोचे थे कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने हमें और मजबूत बनाया, हम सबको यूनाइट किया, हम लोग जिसको हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी कहते हैं। हार्मोनी एंड पीस के साथ सब लोग साथ साथ अच्छे से रह रहे थे। So guys, here we have completed our chapter. I mean to say first chapter of book 2. We will continue in chapter 2 in next video. Till